Hello students, here is a complete revision of electricity okay for class 10। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। सी it is a secondary source of energy which depends on certain activity of charge। ये एनर्जी का सेकेंडरी सोर्स है जो चार्ज के एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, मतलब इसके लिए चार्ज का मूवमेंट या बिहेवियर नेचर एक्टिविटी जरूरी है। ठीक है, अब ये सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या हो गया? सेकेंडरी सोर्स का मतलब उस एनर्जी को बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका प्रोडक्शन किसी दूसरे एनर्जी को कंज्यूम करके। जैसे एग्जांपल के लिए कि थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसके लिए कोल को बर्न किया जाता है, मतलब कोल का जो एनर्जी होता है, कोल के अंदर जो एनर्जी होती है, ठीक है, उसको कोल को कंज्यूम करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, विंड एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, वाटर के काइनेटिक एनर्जी को भी प्रोड्यूस कर यूज करके इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को किसी दूसरे एनर्जी को कंज्यूम करके यूज किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिविटी ऑफ चार्ज। तो चार्ज की एक्टिविटी को दो तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं। एक स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, जब हम लोग चार्ज को रेस्ट कंडीशन में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब उसी चार्ज को हम मोशन में यूज करते हैं, जब वो चार्ज मोशन में रहता है और उस समय उसके प्रॉपर्टी को हम लोग जब डील करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके, तो हम लोग देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल का मतलब ये मटेरियल का अपना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसे हम और आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम और आप इसको बना नहीं सकते हैं। ठीक है, ओके, इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट इंटरैक्ट विथ अदर चार्ज। ये मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये दूसरे चार्ज को इंटरैक्ट करती है, दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रिपल्स करती है। सपोज दैट कि अगर ये एक मटेरियल है, ये किसी दूसरे चार्ज को, सपोज यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, तो ये जो मटेरियल है इसको तब तक अट्रैक्ट नहीं करेगी या रिपल्स नहीं करेगी जब तक इसके पास खुद कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल्स करती है या बाकी फिनोमेना क्रिएट करती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सभी। चार्ज को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलॉम। ठीक है, और सीजीएस यूनिट अगर बात करें, सीजीएस, सीजीएस का मतलब सीजीएस, सी का मतलब सेंटीमीटर। इसमें सीजी इस सिस्टम में ठीक है, इस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो ऐसे सिस्टम में चार्ज का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं स्टेट कूलॉम, उसको बोलते हैं स्टेट कूलॉम। ठीक है, और 1 कूलॉम का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलॉम, 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलॉम। ठीक है, ये 1 कूलॉम का वैल्यू इतना होता है। ठीक है, और अगर 1 कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर ये बात करें तो भाई 1 कूलॉम में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये तो हो गया चार्ज। चार्ज के कितने तरह होते हैं, कितने टाइप होते हैं? तो दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुना होगा। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव नेमिंग किया, नाम दिया। ठीक है, चार्ज के बारे में एक प्रॉपर्टी जानने की ज़रूरत है, लाइक चार्ज रिपल्स एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। सपोज दैट कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेगी, एक दूसरे को दूर ढकेलेगी। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेगी। क्यों? ये सब लाइक चार्ज है। प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल्स करेगी, लाइक चार्ज है। माइनस माइनस एक दूसरे को रिपल्स करेगी, लाइक चार्ज है। उसी तरह से अगर एक माइनस है और दूसरा प्लस है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, अनलाइक चार्ज। अच्छा, अब देखते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज है हम लोग उसको कैसे मेजर करते हैं। तो ये तुम्हारे पास है Q इक्वल टू एन इंटू ई, जहाँ पे एन क्या हो गया, यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे एन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। और ई क्या हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि सबको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम। ठीक है, ओके। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज मटेरियल इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट। चार्ज के मूवमेंट के बेसिस पे मटेरियल को दो पार्ट में बांटा गया है, एक कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर। कंडक्टर किसको बोलते हैं, दो सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। वैसे सब्सटेंस जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके कारण उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता, उसको बोलते हैं कंडक्टर। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑल द मेटल, जितने भी मेटल है सारे के सारे कंडक्टर होते हैं, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, है ना, आयरन, ये सारे के सारे कंडक्टर हैं। हर किसी का कंडक्टिविटी अलग होता है, आगे देखेंगे। ओके, इंसुलेटर, व्हाट इज इंसुलेटर, those substances which do not allow electricity to pass through them due to absence of electron। वो सब्सटेंस जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, एब्सेंस होते हैं, और जिस कारण वो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देता है, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। जैसे रबर, प्लास्टिक, वुड, ये सभी इंसुलेटर है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो कि करंट के फ्लो के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यहाँ देखिए, what is potential difference, the amount of work done in moving a unit charge from one point to other point in an electric field। suppose that कि यहाँ पे कोई एक बहुत ही बड़ा चार्ज है और यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज है, suppose that कि ये भी प्लस चार्ज है, तो ये खुद से इधर तो आएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, इस चार्ज को इस डायरेक्शन में लाने के लिए एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे इस पर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम लोग फोर्स करके इसको डिस्प्लेस करेंगे, इसको डिस्प्लेस कर देंगे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिल करके क्या बनाएगा, वर्क बनाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वर्क डन हुआ, ये जो वर्क डन हुआ, तो पर यूनिट चार्ज में कितना वर्क किया गया, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन बाई चार्ज हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट। जनरली हम लोग इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ बातें याद रखनी है, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो दिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। याद रहे, वोल्ट मीटर को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। यहाँ देखो, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। याद रहे हमेशा कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, मेन सर्किट में कभी भी इसे कनेक्ट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आप इसे मेन सर्किट में कनेक्ट कर दीजिएगा तो अपने हाई रेजिस्टेंस के कारण ये क्या करेगा, करंट को रोक देगा। ओके, अच्छा अब बात करते हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट होता क्या है। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा था V इक्वल टू W/Q। ठीक है, मान लो कि W की जगह पर 1 जूल वर्क रख देते हैं और इसके जगह पर 1 कूलॉम चार्ज रख देते हैं, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। ठीक है, V इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो V इक्वल टू 1 वोल्ट कब आया, वेन 1 जूल वर्क, जब 1 जूल हमने वर्क करने के लिए, वेन 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलॉम चार्ज, जब 1 कूलॉम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाने के लिए 1 जूल वर्क होता है, तो हम ये बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, 1 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट को, वेन 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलॉम चार्ज। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं करंट पे। व्हाट इज करंट, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने के रेट को, ठीक है, चार्ज के फ्लो होने के रेट को हम लोग बोलते हैं करंट। करंट को हम लोग कैपिटल I से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ओके, मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से लिखते हैं, I इक्वल टू Q/T, जहाँ पे Q क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, वेयर Q इज द चार्ज एंड T इज द टाइम। ऐसा यूनिट, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, एक्चुअली Q का क्या होता है, कूलॉम,
टाइम का होता है सेकेंड, तो कूलॉम पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, अच्छा, करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। जिस तरह से वोल्टेज को हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर में मेजर करते हैं, करंट को एमीटर में मेजर करते हैं। और एक्चुअली में क्या होता है ना, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, मतलब मेन सर्किट में यूज करते हैं। ठीक है, वाई? बिकॉज इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इस कारण हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब अगर बात करें डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमेशा याद रहे करंट का डायरेक्शन जो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, या फिर तो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। ठीक है, आप बैटरी में भी देखिएगा, बैटरी में सपोज दैट कि एक बैटरी सेल अगर है, ये हो गया, बड़े वाले टर्मिनल को बोलते हैं प्लस, छोटे वाले को माइनस। तो करंट हमेशा जो है प्लस से निकल करके, ठीक है, प्लस से निकल करके माइनस की तरफ जाता है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अच्छा, अब करंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है इट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। जो मान लेते हैं सपोज दैट कि एक वायर है, ठीक है, एक टर्मिनल यहाँ, एक टर्मिनल यहाँ, तो करंट एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में फ्लो करेगा, जब तब फ्लो करेगा जब इसके दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, मतलब V1 और V2 का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, इससे फ्लो होने वाला करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। दिस इज द ओम्स लॉ, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकली वी कैन राइट I प्रोपोर्शनल टू I, ये लिखा हुआ I प्रोपोर्शनल टू V, इसी को हम लोग लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो V इक्वल टू आई आर, जहाँ पे R क्या है? कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। V इक्वल टू आई आर, ठीक है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर ओम्स लॉ को एक ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करें, अगर ओम्स लॉ को ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम लोग पोटेंशियल और करंट का ग्राफ खींचे तो ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है कि ये जो हमारा V और I का जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। किसी भी कंडक्टर से करंट जो फ्लो करता है, किसी भी कंडक्टर से, ठीक है, जो करंट फ्लो करता है, उस करंट को अपोज करने का जो क्वालिटी होता है कंडक्टर में, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको हम लोग जनरली कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था V इक्वल टू आई आर, है ना, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आई। दिस इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर किस में करते हैं? तो ओम। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अब आगे देखते हैं, व्हाट इज 1 ओम? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, V इक्वल टू आई आर, तो R का वैल्यू कितना था? R का वैल्यू था हमारे पास V बाई आई। ठीक है, अगर मान लो कि V का वैल्यू 1 वोल्ट रखेंगे और I का वैल्यू 1 एम्पियर रखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आएगा? रेजिस्टेंस आएगा 1 बाई 1, दैट मीन्स 1 ओम। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, when potential difference is 1 volt and करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर। जब पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 हो और करंट फ्लो भी 1 एम्पियर करेगा, तो इस कंडीशन में जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। ठीक है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। ओके, अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो हमारा होता है कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ देखिए, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर।
रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज, यहाँ देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। सेकेंड वन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इनवर्सली का मतलब हो गया कि आप एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना बढ़ाइएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। सपोज दैट कि आपके पास दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये हो गया, ठीक है, और एक कंडक्टर ये हो गया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये देखिए, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। थर्ड, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, ये मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है। सारे के सारे मटेरियल का रेजिस्टेंस एक जैसा नहीं होता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज, सॉरी, रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। आप जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं उसका रेजिस्टेंस भी जो है बढ़ता है, ठीक है। और अगर आप जैसे जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, है ना, डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस भी कम होता है। बट ये किसके लिए, ये प्योर मेटल के लिए है। अगर आप सेमीकंडक्टर का बात करें तो सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। ये ओपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर के लिए। अच्छा, अब आगे देखते हैं रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? सी, तो रेजिस्टिविटी को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस था वो किस पे डिपेंड करता था। तो पहला हम लोगों ने देखा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ओके। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये अब देखिए, ये 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करते हैं, ये 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, ठीक है। ये जो हमारे पास था R प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो L बाई ए हो जाएगा, L बाई ए, ठीक है। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम इक्वल में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्वल में बदल देते हैं, ठीक है, तो इसके जगह पर हमको एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इसी कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये जो हमारे पास देखो यहाँ दिया हुआ है, ये जो इसको रॉ बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ था, सपोज दैट कि L इक्वल टू 1 मीटर रख देते, L इक्वल टू 1 मीटर रख देते हैं, A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर रख देते हैं, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू भी 1 रख दें, इसका वैल्यू भी 1 रख दें, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, R इक्वल टू रॉ। मतलब इस कंडीशन पे क्या होगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगा। तो हम लोग ये देखो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को। सो वी कैन डिफाइन रेजिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ ए कंडक्टर विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन एरिया। जो 1 मीटर लॉन्ग होगा और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो ओम मीटर, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो ओम मीटर होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड थिकनेस, रेजिस्टिविटी लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड कभी नहीं करता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल के नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज मच मोर हायर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल। याद रहे कि एलॉय
जब आप दो मेटल को, दो या दो से अधिक मेटल को मिक्स कर देते हैं उसको एलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो एलॉय का रेजिस्टिविटी जो है प्योर मेटल से बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बारे में जब हम लोग देख ही लिए तो एक रिहोस्टेट भी देख ही लेते हैं। रिहोस्टेट सिंपली वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस के वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, उसको हम लोग रिहोस्टेट बोलते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट हम लोग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ वी विल सी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं। तो पहला हमारे पास दिया हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, सेम करेंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1, 2 एंड 3, इन सभी में एक ही करंट मूव कर रहा है, एक ही करंट सब में जा रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जितनी भी रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, इन तीनों के दोनों सेक्शन, जैसे इसका दो टर्मिनल ये हो गया, इसका टर्मिनल ये हो गया, इसका टर्मिनल ये हो गया, रेजिस्टेंस इन सभी का अलग अलग होता है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सपोज कि ये जो हमारे पास है, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इसका V1, इसका V2 और ये V3। ठीक है, और ये करंट I मूव कर रहा है। तो V1 का वैल्यू लेंगे, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो अगर V1 का वैल्यू लेंगे तो करंट तो तीनों में एक ही है, तो I हो जाएगा। ठीक है, और R की जगह पर R1, ये V1 के लिए है। ठीक है, उसी तरह से V2 इक्वल टू I इंटू R2। ठीक है, और V3 इक्वल टू I इंटू R3। अच्छा, अब अगर टोटल पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ था V1 इक्वल टू I इंटू R1, V2 इक्वल टू I इंटू R2, V2 इक्वल टू I इंटू R3। इन तीनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इफ़ R बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, अगर उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R1, R2, R3 को एक साथ अगर कनेक्ट करके टोटल रेजिस्टेंस निकालें, सपोज दैट कि वो रेजिस्टेंस R है, तो R अगर टोटल रेजिस्टेंस है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं V इक्वल टू IR। ठीक है, ये जो V का वैल्यू है, ये जो V का वैल्यू है हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो अगर इस V के वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं तो क्या हमारे पास आ जाएगा, IR इक्वल टू I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि तीनों में I है तो I हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये I और I कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर किसी भी सर्किट में आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, उसको हम लोग सिंपली ऐड करके निकाल देंगे। ठीक है, अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखिए, रेजिस्टेंस का डिफरेंट करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब आप रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो हर रेजिस्टेंस में डिफरेंट करंट, अलग अलग करंट फ्लो करता है। ठीक है, और भी यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, और भी यहाँ पे दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ देखिए, इस रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल, ये टर्मिनल और ये तीनों का जो टर्मिनल है ये एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल भी दूसरे एक पॉइंट पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये तीनों के लिए सेम होता है। ठीक है, हाँ, बट करंट तीनों में अलग अलग होता है, तीनों में करंट अलग अलग है।
ओके। अच्छा, अब कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखे थे आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो अगर हम लोग आई वन का वैल्यू निकालेंगे तो भी तो तीनों में सेम है, भी तो तीनों में सेम है, तो आई वन का वैल्यू निकालेंगे तो भी बाई आर वन, आई टू का वैल्यू हो जाएगा तो भी बाई आर टू, आई थ्री का वैल्यू भी बाई आर थ्री। ठीक है। टोटल करेंट इज गिवन बाय, टोटल करेंट इज गिवन बाय, टोटल करेंट हम लोग कैसे लिखते हैं, आई इक्वल टू आई वन। जैसे हमारे पास ये जो करंट गया था, ये जो हमारे पास करंट गया था, ठीक है, ये तीन कंडीशन में बट गया था। तीन कंडीशन में ये आई वन, आई टू, आई थ्री। ठीक है, तो आई इक्वल टू लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। ठीक है, आई वन इक्वल टू आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। अच्छा, इफ आर इज द इक्विवेलेंट और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, अगर उस सर्किट का, जिस सर्किट में हम लोग तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करके रखा है, इसका अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर। ठीक है, तो आई इक्वल टू ये जो आई का वैल्यू है इसको हम उठा करके इसी इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आई इक्वल टू, ठीक है, आई इक्वल टू वी बाई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, तो आई इक्वल टू वी बाई आर, तो आई इक्वल टू क्या था हमारे पास, आई वन, आई इक्वल टू क्या था, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ये था। ठीक है, तो आई वन का वैल्यू हमारे पास वी बाई आर वन, आई टू का वैल्यू ये था, आई थ्री का ये था। इन सभी में एक चीज़ देखने वाली बात है, इन सभी में एक कॉमन है। ठीक है, भी तीनों में कॉमन है। ठीक है, भी जो है इन तीनों में कॉमन है, तो भी हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा, वन बाई आर वन, वन बाई आर टू, वन बाई आर थ्री, भी और भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। वन बाई आर इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बाइंड है, पैरेलली कनेक्टेड है, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आर इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, अब आगे देखते हैं डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो पहले डिसएडवांटेज यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ वन कंपोनेंट स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू एनी डिफेक्ट देन अदर कंपोनेंट विल स्टॉप वर्किंग। अगर एक कंपोनेंट वर्क करना कम कर दे, बंद कर दे, ठीक है, सपोज दैट कि सीरीज में क्या होता है, जैसे एक ही सीरीज में सारे के सारे लगे हुए हैं, कनेक्टेड हैं, अगर एक खराब हो जाए, सपोज दैट कि ये काम करना बंद कर दे, तो करंट आगे बढ़ेगा ही नहीं, बाकी भी काम करना बंद कर देंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का ये डिसएडवांटेज है। डिफरेंट अप्लायंस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट विच इज नॉट पॉसिबल इन सीरीज। चूँकि हम लोगों ने देखा कि सीरीज में एक ही करंट सबको मिलता है। ठीक है, अब अगर मान लो कि अलग अलग अप्लायंस का करंट का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम सभी को अलग अलग करंट दें, क्योंकि सीरीज में एक ही करंट सब में फ्लो करता है। ठीक है, इन सीरीज द ओवरऑल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। सीरीज में क्या होता है ना, सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, सीरीज में लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, इन सीरीज ऑल कंपोनेंट हैव सेम स्विच। सीरीज में जितने भी कंपोनेंट हैं सबके लिए एक ही स्विच होता है। ठीक है, और जिस कारण सभी कंपोनेंट को सेपरेटली हम लोग टर्न ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज भी है। यहाँ देखिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ वन कंपोनेंट स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू एनी डिफेक्ट देन अदर कंपोनेंट कीप वर्किंग नॉर्मली। ठीक है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे के सारे जो अप्लायंस होते हैं, ठीक है,
वो अलग अलग इलेक्ट्रिकल करंट से कनेक्टेड होते हैं, अलग अलग सर्किट में होते हैं। अगर एक सर्किट बंद भी हो जाए तो दूसरे सर्किट काम करते हैं। ठीक है। ईच कंपोनेंट गेट प्रॉपर करेंट, ईच कंपोनेंट गेट प्रॉपर करेंट का मतलब हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना कि सर्किट अलग अलग कनेक्टेड होता है, तो अलग अलग सर्किट में अलग अलग करंट को भेजा जा सकता है और जिस अप्लायंस को जितना करंट का ज़रूरत है उतना उसको पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। द ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज। ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ी बात है कि इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है, इसका रेजिस्टेंस ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ठीक है। याद रहे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है हमेशा। ठीक है। ओके। ऑल द कंपोनेंट हैव इट्स ओन स्विच, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कंपोनेंट है उसका अपना स्विच होता है और हर किसी को सेपरेटली टर्न ऑफ किया जा सकता है। ठीक है। ये बेनिफिट था। अच्छा, इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रिक करंट, तो भाई मेनली तीन इफेक्ट हैं। एक है हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। एक करंट ये तीन इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। हीटिंग इफेक्ट जनरली हम लोग देखते भी हैं, फैन अगर लंबे समय तक चलते रहे, ठीक है, तो गर्म हो जाता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। Here we will see about heating effect of electric current. What is heating effect of electric current? See, when electric current passes through a conductor, the conductor becomes hot and produces heat. जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो ये कंडक्टर हीट हो जाता है, टेम्परेचर इसका इंक्रीज होता है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस करता है ये जो इफेक्ट हुआ करंट का, करंट फ्लो होने के बाद ये इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, तो ये जो करंट का इफेक्ट है उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। ठीक है। सी, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में क्या था कि हीट जो कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हीट जो प्रोड्यूस होता है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ये जो हमारा हीट है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर का। ठीक है, करंट जब आप बढ़ाइएगा तो हीट भी बढ़ेगा, बट कैसे, इसके स्क्वायर। सपोज दैट कि करंट को आप 2 टाइम्स बढ़ा दिए तो हीट कितना बढ़ेगा, 4 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से। सेकेंड, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा हीट भी उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, जितने लंबे समय तक करंट फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। नाउ अब अगर इन तीनों को हम कंबाइन कर दें, यहाँ पे हमारे पास था, ठीक है, अगर हम इस तीनों को, ये कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, अगर इन तीनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास ये एक कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट देना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हीट कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए, इस के का वैल्यू होता है 1, अगर इस के का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू होता है 1, इस वैल्यू को उठा करके इसके जगह पर रख दिए तो क्या हो जाएगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, हीट का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है। और कॉमर्शियल यूनिट का अगर हम लोग बात करें, हीट के कॉमर्शियल यूनिट का बात करें तो किलोवाट आवर हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है क्या, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक्चुअली इट इज ए सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 2 चीज़ से बचाता है, मेनली शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोडिंग से। ठीक है, यहाँ देखो, इट इज़ मेड अप ऑफ थिन कॉपर वायर, ये पतले से कॉपर वायर से बना हुआ होता है।
इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर, ये हमेशा लाइव वायर मतलब फेज वायर जो होता है जिससे करंट फ्लो करता है उसमें कनेक्टेड होता है। इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसीलिए जब सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो करंट के हीटिंग इफेक्ट से फ्यूज टूट जाता है और करंट आगे नहीं बढ़ पाता है, तो आगे के जितने भी अप्लायंस हैं बच जाते हैं, इसलिए सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। नाउ वी विल सी इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन ए सर्किट, किसी भी सर्किट में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करने का जो रेट होता है उसको बोलते हैं पावर, ठीक है। यहाँ देखिए पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम या फिर तो हीट कंज्यूम्ड बाई टाइम। ये कौन सा वर्क है? इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट, ओके। सो वी कैन डिफाइन पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट, ओके। वाट इज 1 वाट, सी। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर वर्क के जगह पर हम रख देते हैं 1 जूल और टाइम के जगह पर रख देते हैं 1 सेकेंड, ठीक है, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1, दैट मीन्स 1 वाट। तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 1 वाट कब होगा? जब 1 जूल वर्क को करने में 1 सेकेंड, 1 जूल वर्क को करने में 1 सेकेंड का टाइम लगेगा तो 1 वाट पावर होगा, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिकल लेवल पे बात करें तो व्हेन 1 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड, when 1 joule energy is consumed in 1 second, then the power is called 1 watt, ठीक है। when an electrical appliance consume 1 joule work in 1 second, then the power of the electrical appliance is called 1 watt, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास देखिए एक रिलेशंस दिए हुए हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे V/R, P/V, P/R का रूट अंडर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? करंट, ठीक है। उसी तरह से P/R का रूट अंडर दैट इज इक्वल टू V, P/I रूट अंडर, सॉरी P/I इक्वल टू V पोटेंशियल, I/R इक्वल टू V, ठीक है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था इलेक्ट्रिकल चैप्टर का, ओके।